तो हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। थैंक यू। मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ। लास्ट जो वीडियो मैंने कंसेंट्रिक्स चार्ज स्फीयर के ऊपर बनाया था, आप लोगों ने काफी ज्यादा लाइक किया, काफी लोगों ने कमेंट किया और काफी अच्छे व्यूज मिले मुझे। और इसके लिए मैं आप लोग सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ। होप आप लोगों ने सबने उस वीडियो को पसंद किया। और मैंने 11th का भी आज एक वीडियो बना लिया था सुबह में ही, और उस वीडियो को भी मैं लाइव कर दूंगा। अगर आप किसी अपने स्कूल के जूनियर्स जो 11th में स्ट्रगल कर रहा है तो उनको भी आप बता सकते हैं 11th के प्लेलिस्ट के बारे में, 11th के वीडियोस के बारे में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डाइपोल के बारे में। हम लोगों ने स्फीयर्स के सारे कंडीशंस देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना देख लिया, पोटेंशियल फील्ड निकालना देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन देख लिया कि अगर मेरे को किसी स्पेस का पोटेंशियल फंक्शन पता है, हाउ कैन आई कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ इट। ये सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आज हम देखेंगे डाइपोल। तो सबसे पहला जो सवाल होता है, डाइपोल। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल बेसिकली एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज का अरेंजमेंट होता है व्हेन the distance between those two charge is very small, very small। ठीक है, जब उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है तो उस अरेंजमेंट को हम डाइपोल कहते हैं। दैट्स इट, यही डाइपोल है। डाइपोल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव इक्वल चार्ज। वो दोनों इक्वल चार्ज होना चाहिए व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, जैसे एटॉमिक लेवल का डिस्टेंस हो गया। जो सबसे बड़ा एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और ये जो मोमेंट वर्ड है आपने अपने लाइफ में काफी बार सुना होगा। तो चैप्टर का नाम है डाइपोल, और इसमें आप लोग एक टर्म सुनते होंगे डाइपोल मोमेंट। आपके स्कूल में ऑलरेडी ये हो चुका होगा। तो ये जो मोमेंट है ना, ये जो मोमेंट है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है जो रोटेशनल मैकेनिक्स से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा होगा। ठीक है, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने क्या था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप कह रहे हो डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे तो मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, तो ये मोमेंट होती क्या चीज है? और आप लोगों को शायद नहीं पता, बट आप लोगों ने मोमेंट ऑफ मोमेंटम किया हुआ है, एंड दैट मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स किया हुआ है, दैट मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एंगुलर फोर्स, और जिसको हम टॉर्क कहते हैं। तो व्हाट इज दिस मोमेंट? तो मोमेंट इज बेसिकली डिफाइंड एज रोटेशनल टेंडेंसी, किसी भी चीज की रोटेशनल टेंडेंसी इन द इंटरैक्टिव फोर्स फील्ड। अगर आप उसको इसके इंटरैक्टिव फोर्स फील्ड में रखोगे, ठीक है, तो उसकी जो रोटेशनल टेंडेंसी होती है यूनिफॉर्म फोर्स फील्ड में, तो उसको हम कहते हैं मोमेंट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइपोल मोमेंट, तो किसी भी एक चार्ज सिस्टम को, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज सिस्टम को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना, तो उसकी रोटेशनल टेंडेंसी क्या होगी। तो इसका मैं क्लियर एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे आप लोगों में से कितने लोग बता सकते हो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास? 11th में आप लोगों ने ये टर्म, मतलब ये जो सेंटर ऑफ मास वर्ड है, बहुत बार सुना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा 11th के रेफरेंस लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन होता है, आप लोग ऐसे कहते हो कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ ए बॉडी वेयर द होल मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। बट जब आपने कहा सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, क्या मैं कहीं पे भी सपोज कर लूं? जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी? ठीक है, तो क्या कैन आई कंसीडर इट हियर? कैन आई सपोज इट हियर? कैन आई सपोज इट हियर? नो, नॉट एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो कहां पे? कुछ तो मैथमेटिकल होगा ना। तो मेरे सपोज करने से इसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन नहीं होगा। इसका सेंटर ऑफ मास डिफाइन होगा उस पॉइंट पे जहां पे इसका मोमेंट ऑफ मास जिस पॉइंट के अबाउट जीरो होती है। इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट अराउंड विच द मोमेंट ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज जीरो। नाउ व्हेन यू से मोमेंट ऑफ मास इज बेसिकली द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ द मास। जैसे फॉर एग्जांपल, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर ऐसे, ये मेरा चौक है, चौक पेंसिल है, इसको मैंने इस तरह से होल्ड किया हुआ है, और ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में अगर इसको मैंने रख दिया, जैसे ही छोड़ दूंगा ये ऐसे रोटेट कर जाएगा। इसको मैंने इस पॉइंट पे भी रखा तो भी रोटेट कर जाएगा, बट अब थोड़ा रोटेशन थोड़ी स्लो हो जाएगी। जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इसका रोटेशन थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब मोशन जैसे जैसे पास आऊंगा इसकी रोटेशनल टेंडेंसी कम होती जाएगी। जैसे ही मैंने इसको सेंटर पे पकड़ लिया, इसकी रोटेशनल टेंडेंसी हो गई जीरो। आप देख सकते हो मैंने ऐसे ही पकड़ा हुआ है। सो दैट मीन्स ये इसका पॉइंट, इसका
देखो जैसे मैंने थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड किया, ये मूव कर रहा है, इसका मतलब मुझे थोड़ा सा राइट साइड जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे चौक है, इस एरिया में चौक है, जिसकी वजह से इसका वेट इधर ज्यादा है, मास ज्यादा है। तो आप कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट, बिकॉज इस पॉइंट पे होल्ड करने पे इसकी रोटेशनल टेंडेंसी इन द ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड खत्म हो गई। अगर आपको मोमेंट और मोमेंट के बारे में और जानना है कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, मोमेंट ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन होता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या होता है, व्हाट इज दिस रोटेशनल टेंडेंसी मोमेंट, ठीक है। तो उसके लिए आपको रोटेशनल मैकेनिक्स का जब मैं वीडियो बनाऊंगा, आप उसको डिटेल में देखिएगा, आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो मोमेंट इज बेसिकली, जैसे मैं छोटा सा आपको सेंटर ऑफ मास का जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो देखो जैसे हम लोगों ने लिया, ये रहा m1 मास, दिस डिस्टेंस इज a1, ये रहा मेरा m2 मास, दिस डिस्टेंस इज a2, ये रहा मेरा m3 मास, दिस डिस्टेंस is a3, and so on so on so on, there is this mn mass and this distance is an। तो मैं मान के चलता हूं कि let's say this axis is my center of mass, this axis is my center of mass, and ये इस origin से x distance दूर है, मतलब I'm saying कि मेरा जो center of mass है वो किसी x distance पे लाई कर रहा है। तो ये distance कितना होगा, this distance will be a1 minus x, this distance will be a2 minus x, this distance will be a3 minus x, and so on so on so on, this distance will be an minus x। Now what is the moment of this mass? The moment of this mass is m1 a1 minus x। इसका मोमेंट कितना होगा, m2 a2 minus x प्लस so on so on so on। अगर ऐसे हम mn an minus x करे तो ये मेरे को टोटल मोमेंट दे देगा अराउंड दिस पॉइंट। अब अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज सच दैट अराउंड विच द टोटल मोमेंट ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो। ये डेफिनेशन होती है सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास इज डिफाइंड एज द पॉइंट अराउंड विच द मोमेंट ऑफ मास ऑफ द एंटायर सिस्टम इज जीरो। तो मोमेंट ऑफ मास ऑफ ईच इंडिविजुअल को जब मैंने ऐड किया तो टोटल मोमेंट ऑफ मास निकल गया। तो वी कैन सी, देखो m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस so on प्लस mn an इज इक्वल टू, देखो माइनस m1x माइनस m2x माइनस mnx इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस so on प्लस mnx इधर आ गया। तो x विच इज माई सेंटर ऑफ मास का पोजीशन, वो आ गया m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस so on प्लस mn an डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस so on mn। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन से ही ये फॉर्मूला बनता है। तो मेरा हमेशा ये कहना है कि जब भी आप फिजिक्स को समझो ना, उसका इन डेप्थ एसेंस को पकड़ो, आप समझो कि लाइक वो फिजिक्स क्या डिपिक्ट करना चाहता है, क्या बोलना चाहता है। तो जब आप मोमेंट ऑफ एनीथिंग कह रहे हो, इसका मतलब होता है हमेशा उसकी रोटेशनल टेंडेंसी। और ये जो सेंटर ऑफ मास है एवरीथिंग, आपने जो डेफिनेशन पढ़ा है, अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ा है कि वेयर द एंटायर मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, तो वो बहुत ज्यादा गलत है। एक्चुअल डेफिनेशन जो मैंने अब बताया वही है। और आप एक्चुअल डेफिनेशन को एज ए फिजिक्स समझो, ना कि आप जो रोट लर्निंग करते हैं ना, रोट लर्निंग की तरह से आप उसको याद मत करो। फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप इसको अपने अंदर इनबिल्ट कर लोगे, अगर आप अपने आसपास समझोगे कि चीजें किस तरह से काम करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जहां पे मतलब विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि चार्ज एंड पार्टिकल्स है। मैं कोशिश करता हूं, बट जब मैकेनिक्स में काफी सारी चीजों को आप विजुअलाइज कर सकते हो, अपने आसपास डेली देख सकते हो। बट एनीवेज, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डाइपोल मोमेंट। तो जैसे मैंने कहा, डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट द रोटेशनल टेंडेंसी ऑफ एनी डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट, सबसे पहले एक डाइपोल को आप इस तरह से डिफाइन करते हो, एक क्यू चार्ज है और इससे r डिस्टेंस दूर एक माइनस क्यू चार्ज है, सॉरी प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। इनका सेंटर इज दिस, सेंटर से ये डिस्टेंस अगर a है और सेंटर से ये डिस्टेंस अगर a है, तो डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज q into 2 times of a। दिस इज द डाइपोल मोमेंट और ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो अगर इसका कोई डायरेक्शन पूछेगा, इज डाइपोल ए वेक्टर क्वांटिटी, तो सबसे पहले यस, डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसका वैल्यू होता है 2qa into some p वेक्टर, एंड दिस p वेक्टर इज दिस,
ये तो टेक्निकली आप हमेशा याद रखो कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती है आकर नेगेटिव पे मर्ज करेंगी और मर्ज करने के बाद ये डाइपोल मोमेंट की तरफ जाएगी, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। बट ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे फ्लो नहीं कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो नहीं है, मैं ये बस याद रखने के लिए कह रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया पॉजिटिव से नेगेटिव में और आप समझ लो कि वो कंटिन्यू कर गया, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। तो डाइपोल मोमेंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यही इसका डायरेक्शन डिफाइंड है। ओके, तो अब सबसे पहले आप ऐसे समझो कि अगर लेट्स सपोज करो ये एक डाइपोल है, ठीक है, ये एक डाइपोल है जिसके इस एंड पे, चलो मतलब ऐसे करते हैं, ऐसे समझते हैं, ठीक है। एक आपके पास चार्ज दिया हुआ है ओरिजिन पे, सो दिस इज 0,0 और ओरिजिन पे चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम और इस पोजीशन पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 नैनोमीटर एक दूसरा चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम और इससे 60 डिग्री एंगल पे दूसरा चार्ज दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम। तो टेक्निकली आप ऐसे समझो कि ये जो दो, अब बोलेगा कि व्हाट इज द इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज कॉम्बिनेशन, इस चार्ज कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट क्या है। तो आप ऐसे समझो कि ये जो 2 माइक्रोकूलम है इसको 1 माइक्रोकूलम, अच्छा सॉरी, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो इसको -2 माइक्रोकूलम कर लेते हैं, -2 माइक्रोकूलम, और इसको हम डिवाइड कर लेंगे -1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम के टर्म में। तो एक -1 माइक्रोकूलम इसके साथ डाइपोल बनाएगा, दूसरा -1 माइक्रोकूलम इसके साथ डाइपोल बनाएगा, तो दो डाइपोल होंगे और दोनों एक दूसरे के साथ 60 डिग्री पे अलाइंड है, कुछ इस तरीके से। तो पहला जो डाइपोल मोमेंट है उसका कितना वैल्यू है, उसका वैल्यू है चार्ज दैट इज 1 माइक्रोकूलम इनटू नैनोमीटर, माइक्रो नैनो, ओके, तो 10⁻, so 1 into 10⁻⁹, so this is the dipole, so this is कूलम मीटर, ठीक है, दिस इज कूलम मीटर। तो इसका डाइपोल मोमेंट हो गया 1 into 10⁻⁻15 कूलम मीटर, और इधर से भी वही सेम वैल्यू आएगा 1 into 10⁻⁻15 कूलम मीटर, ठीक है। तो यूनिट तो कूलम मीटर आपको समझ में आ गया, चार्ज Q into 2A, तो चार्ज और चार्ज का यूनिट कूलम और A का यूनिट मीटर, तो ये हो गया कूलम मीटर, सेंटीमीटर मत समझना, ये कूलम मीटर है। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, तो दोनों इक्वल वैल्यूज हैं, तो आपको मैंने बताया था द रिजल्टेंट इज ऑलवेज गिवन बाय 2r cos थीटा बाय 2, तो उस हिसाब से 2 into 1 into 10⁻⁻15 cos 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो √3 into 10⁻⁻15 कूलम मीटर। So this is the dipole moment. This is the dipole moment. तो इस तरीके से आप को अगर कोई भी दो डाइपोल दिया हो कि लाइक लेट्स से दिस इज अ डाइपोल P1 एंड दिस इज अ डाइपोल P2, तो अगर आप, और इनके बीच का एंगल है थीटा, तो अगर आप किसी ने बोला कि व्हाट इज द रिजल्टेंट डाइपोल, तो नॉर्मल जब वेक्टर एडिशन होती है ना, वेक्टर एडिशन डायरेक्टली लगा सकते हो। द रिजल्टेंट डाइपोल P is given by, इसका मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय √अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट डाइपोल जो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसको रिजॉल्व भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एक डाइपोल है, मतलब ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और ये आपके पास एक डाइपोल रखा हुआ है जो कि किसी थीटा एंगल पे है, ठीक है, ये डाइपोल है, तो आप इस डाइपोल को दो डाइपोल में ब्रेक भी कर सकते हो। एक को आप p cos थीटा कर दोगे व्हिच इज लाइक डाइपोल अलोंग x एक्सिस, और ये आप इसको डाइपोल अलोंग y एक्सिस करके p sin थीटा रिजॉल्व कर सकते हो, जस्ट बिकॉज इट्स अ डाइपोल। तो किसी भी डाइपोल उसका जो रोटेशनल टेंडेंसी को भी आप ब्रेक कर सकते हो अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब इस डाइपोल में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसा समझो, स्ट्रक्चरली आप समझो कि पहला टॉपिक, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड
किसी एक्सियल पॉइंट पे, किसी एक्सियल पॉइंट पे और किसी इक्वेटोरियल पॉइंट पे। फिर आपको पढ़ना है कि किसी भी जेनरिक पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ठीक है। पहले इक्वेटोरियल पोजीशन, फिर एक्सियल पोजीशन, और फिर किसी जनरल पॉइंट पे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। फिर आप देखोगे कि किसी डाइपोल का किसी जनरल पॉइंट पे उसका पोटेंशियल कितना होता है। फिर मैं एक ट्रिक आपको दिखाऊंगा कि जब हम लोगों ने मतलब जैसे पोटेंशियल फंक्शन से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन निकाला था, तो किसी जनरल पॉइंट का पोटेंशियल से हम किसी भी जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग डिफरेंशियल कैलकुलस कैसे निकालते हैं, ये हम जरूर देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना। देन हम देखेंगे कि डाइपोल के ऊपर अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की वजह से उसका टॉर्क, उस पर टॉर्क कितना लगता है, उस पर फोर्स कितना लगता है, ठीक है। यहां तक तो हो गया आपका सीबीएसई या जेई का कोर्स। बट इसके अलावा मैं छोटे छोटे 2-3 चीजें और डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, तो उसकी वजह से उस पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज वन थिंग, ये जरूर देखेंगे। द नेक्स्ट एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि दो डाइपोल को अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे दूर रखा जाए, तो वो डाइपोल एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज द सेकंड टॉपिक जो हम लोग करेंगे। द थर्ड टॉपिक जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट शायद आप लोगों को नहीं करना है, उसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला कैसे आया वो मैं डिराइव नहीं करूंगा, डेरिवेशन किसी और क्लास, एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैं रख दूंगा। बट हम ऐसा देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल डाइपोल तो अपने सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज के लिए किया, 2 रिंग चार्ज के लिए अगर आपको डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक मैं कराऊंगा। आपको कंप्लीटली छूट है कि आप वो जो लास्ट के 3 टॉपिक है उसको आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये जेई में कभी नहीं आएगा। बट आपके समझने के लिए, मतलब आप नॉलेज गेन करने के लिए काफी अच्छी चीज है। आप हमेशा उस चीज को पढ़ सकते हो, आपको आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, आप जितना एंजॉय करके पढ़ोगे उतना ही आपके लिए फायदा है। एनीवेज, तो सबसे पहले एक हमने लिया डाइपोल, जहां पे मेरे पास ये माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे ये प्लस क्यू चार्ज है। ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट से किसी आर डिस्टेंस दूर मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, दिस डिस्टेंस इज आर, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखो ये डाइपोल का ना, डाइपोल के 2 चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं और दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, और ये जो डाइपोल है ये बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दिस आर, ठीक है। तो वी कैन से 2a इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू आर, ठीक है। अब ये जो 2 डाइपोल को कनेक्ट करने वाला लाइन है, इस लाइन को हम लोग एक्सियल लाइन कहते हैं। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सियल लाइन, वो उसके एक्सिस के थ्रू पास हो रहा है, इसलिए एक्सियल लाइन है, ठीक है। तो किसी भी एक्सियल पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले आप ये डिस्टेंस निकालोगे, दिस डिस्टेंस इज r माइनस a और दिस डिस्टेंस इज r प्लस a। आप इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे, आपका काम हो जाएगा। तो कैसे होगा, ये देखो ये r माइनस a है, तो ये कुछ पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम हमेशा वहां पे 1 कूलम चार्ज रख देते हैं और 1 कूलम चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। गौर करने वाली बात ये कि ये डिस्टेंस ज्यादा है तो इसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा, ये डिस्टेंस कम है तो इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। ये 2-3 चीजें आप हमेशा ध्यान रखना। तो नाउ अब ये फोर्स कितना होगा, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस कैपिटल प्लस क्यू चार्ज विल बी कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q बाय R माइनस A का होल स्क्वायर, R माइनस A का होल स्क्वायर। और दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द नेगेटिव चार्ज विल बी E ऑफ माइनस Q विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R प्लस A का होल स्क्वायर। So now what is my resultant electric field? तो resultant electric field at any axial point is given by Q by 4 pi epsilon नॉट। अब हम लोग सिर्फ दिस माइनस दिस कर देते हैं, 1/r माइनस a होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a होल स्क्वायर। अगर हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये तो बाहर एज इट इज रह जाएगा, माय जॉब इज डन।
बस मुझे इस मैथ को सॉल्व करना है, ठीक है। और इस मैथ्स का ट्रिक है कि एक पॉइंट पे जाके बाइनोमियल लगाना है। कभी भी हम बाइनोमियल इनिशियली नहीं लगाते हैं, उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं उसके बाद लगाते हैं, ठीक है। तो दिस बिकम्स r प्लस a का होल स्क्वायर, तो मैं डायरेक्टली ओपन कर देता हूं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ra माइनस r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ra और माइनस के साथ माइनस r स्क्वायर प्लस 2ra। ज्यादा इन सब में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डिवाइडेड बाय, आप देखो, r माइनस a होल स्क्वायर इंटू r प्लस a होल स्क्वायर। तो कैन वी जस्ट राइट r माइनस a r प्लस a का ओवरऑल स्क्वायर, इतना तो लिख सकते हैं ना, r माइनस a का होल स्क्वायर r प्लस a का होल स्क्वायर r माइनस a इंटू r प्लस a का ओवरऑल स्क्वायर। और a प्लस b a माइनस b होने की वजह से कैन वी राइट दिस एज r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना तो कर ही सकते हैं, इतना ही मैथ्स है, ठीक है। अब देखो, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, दिस गेट्स कैंसल्ड आउट, ठीक है। तो आपके पास यहां पे क्या बचा है? आपके पास यहां बचता है, देखो, q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ar डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अब आप डायरेक्टली यहीं पे लगा दो, सिंस a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो a स्क्वायर will be negligible as compared to r square, hence you can consider this as 0। आप इसको 0 कंसिडर करो, तो you are left with 2ar by r raised to the power 4 q by 4 pi epsilon naught। तो r कट गया, तो 2qa by 4 pi epsilon naught r cube is my electric field at any axial point, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली, अच्छा सॉरी, एक मिस्टेक हो गया, 2 plus 2 is 4, so this will be 4, sorry my bad, so this will be 4, so we can consider this as 2qa, this is 4, ठीक, 2qa into 2 by 4 pi epsilon naught r cube। तो ये हो गया। इस वैल्यू को हम लोग p कंसिडर करते हैं, तो we can write this as 2p by 4 pi epsilon naught r cube। So this is my electric field at any axial point। इतना ही सिंपल होता है आपके लिए निकालना, तो जो आप लोगों को काफी डिफिकल्ट लगता है, काफी लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट इतना डिफिकल्ट या कंफ्यूजिंग है नहीं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस पार्ट में आपको क्या मैथमेटिक्स लगाना है, एक पॉइंट पे जाकर उसको नेग्लिजिबल करके 0 कर देना है। तो एक्सियल पॉइंट पे आपको आया 2p by 4 pi epsilon naught r cube। ये आपका सीबीएसई में डेरिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फॉर्मूला तो याद रखना ही चाहिए, इस फॉर्मूले को आप लोग प्लीज याद रख लेना, ठीक है। तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी एक्सियल पॉइंट, ये आगे जाके काम आएगा 2p by 4 pi epsilon naught r cube, where r is the distance from the center of the dipole to any given point r। okay, next is, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर था? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल। जिस डायरेक्शन में डाइपोल था उसी डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल में डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल। अब यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। अब यहां से किसी r डिस्टेंस ऊपर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। r is again very greater than a or 2a, ठीक है, much greater than 2a। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो सबसे पहले यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज लगा के, 1 कूलम चार्ज को लगा के मैं यहां से सबसे पहले इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ऑब्वियसली दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस पे है, दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल होगा और मुझे इन दोनों का ये रिजल्टेंट निकालना है,
ठीक है। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा होगा। So this distance is a, this distance become root under r square plus a square. Hence my electric field, this electric field becomes q by 4 pi epsilon naught r square plus a square का रूट अंडर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दैट बिकम्स रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपने सिंपली ऐसे लिख दिया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखा। तो ये वैल्यू भी सेम होगा, ये वैल्यू भी सेम होगा। नाउ लेट्स एज्यूम कि दिस एंगल इज थीटा, लेट्स एज्यूम दिस एंगल इज थीटा, देन दिस एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दिस एंगल बिकम्स थीटा। तो अगर ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर भी ई है, तो दिस वेक्टर इज 2e cos थीटा। क्यों? क्योंकि e का एक आप ऐसा समझो, इस e का एक कंपोनेंट होगा e cos थीटा और इस e का एक कंपोनेंट होगा e cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा e sin थीटा और इधर का कंपोनेंट होगा e sin थीटा, जो एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। आपके पास रिजल्टेंट बचेगा 2e cos थीटा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड on the equatorial position is given by e 2e cos theta और ये वही e है, ठीक है। तो हम उसको वैल्यू में यहां पे पुट करते हैं 2 into q by 4 pi epsilon naught r square plus a square into cos theta। अब देखो इंटरेस्टिंगली cos theta अगर ये लेंथ a है, ये एंगल थीटा है, दिस डिस्टेंस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो cos थीटा इज गिवन बाय बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम लिखेंगे cos थीटा की जगह पे a बाय रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो अब हमने यहां पे सिंपली इतना लिखा 2qa बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2। सिंपल है ना, इतना ही सिंपल है, ठीक है। इसका पावर होल रेज़ पर 3/2। अब नाउ a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r स्क्वायर, a इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो a स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल, तो इसको हटा देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2qa बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर और पावर 3/2 से बचेगा r क्यूब। तो देखो 2qa इज टेक्निकली p, तो p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। सो इससे मेरा आ गया E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। इतना है। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन देखो, जो भी आपका डाइपोल का डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस इज माइनस ऑफ डाइपोल का डायरेक्शन, नेगेटिव ऑफ डाइपोल का डायरेक्शन। तो इस तरीके से आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया। ऑलराइट, जैसे कि हम लोगों ने इक्वेटोरियल और एक्सियल पॉइंट निकाल लिया, तो अब हमें देखना है कि किसी भी जनरल पॉइंट पे, सो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक डाइपोल है जो इस तरह से है P, आप ऐसे समझिए कि अगर P का डायरेक्शन इस तरह से दिया हुआ, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका इस पॉइंट पे लेट्स से Q होगा, इस पॉइंट पे प्लस Q होगा, इधर माइनस Q होगा, बीच का डिस्टेंस 2a, तो Q into 2a का वैल्यू P है। अब आपको क्या करना है कि आपको इसके सेंटर से किसी थीटा एंगल पे r डिस्टेंस पे आपको बताना व्हाट इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये किसी भी जनरल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको। तो एक मेथड जो वेक्टर मेथड है, ठीक है, और एक कैलकुलस मेथड है। तो सबसे पहले हम वेक्टर मेथड देखते हैं। वेक्टर मेथड से आप क्या करोगे, इस डाइपोल को रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर डाइपोल्स में। कैसे? एक कुछ इस, सॉरी बहुत ही गलत डायग्राम बना रहा था मैं, एक कुछ इस एक्सिस के अलाउ और एक इस एक्सिस के अलाउ। तो जो इस एक्सिस का जो डाइपोल होगा, दिस डाइपोल, देखो ध्यान से देखो, दिस डाइपोल
कैन बी रिटन एज P, देखो ये P है और ये थीटा है, तो दिस कैन बी रिटन एज P साइन थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा लगा होता है वो हमेशा कॉस कंपोनेंट होता है, और दिस कंपोनेंट इज P cos थीटा, P cos थीटा एंड P sin थीटा। इस तरह से हमने दो पार्ट में रिजॉल्व कर लिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो P cos थीटा एक डाइपोल है, P cos थीटा डाइपोल है, इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस दूर ऑन द एक्सियल पॉइंट आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, r डिस्टेंस दूर ऑन द एक्सियल पॉइंट। तो किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे होता है 2p by 4 pi epsilon naught r cube along the डाइपोल। तो हम इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी along the डाइपोल, कितना 2p by 4 pi epsilon r cube, बट यहां पे उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना p cos थीटा, हम लिखेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड E1 as 2p cos थीटा by 4 pi epsilon naught r cube। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। अब ये रहा दूसरा, अब ये रहा मेरा दूसरा डाइपोल, और अब मुझे इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस दूर मुझे, दिस इज P sin थीटा, P sin थीटा, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो उसके अकॉर्डिंग अब ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, देखो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन पे है, तो जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन पे होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अगेंस्ट द डाइपोल डायरेक्शन में होता है। अगर डाइपोल का डायरेक्शन इधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। हम लिखेंगे दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय P by 4 pi epsilon naught r cube। तो इस डाइपोल का वैल्यू कितना है P sin थीटा, तो हम लिखेंगे P sin थीटा by 4 pi epsilon naught r cube। अब हम इन दोनों को सुपर इंपोज कर दे, तो सुपर इंपोज करते ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर, जिसको लिखेंगे 2p cos थीटा by 4 pi epsilon naught r cube, और एक आएगा इस डायरेक्शन में, that is P sin theta by 4 pi epsilon naught r cube। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आई। अगर आपको रिजल्टेंट चाहिए तो इन दोनों का आप इजीली रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। रिजल्टेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इज गिवन बाय P by 4 pi epsilon naught r cube ले लिया हमने, r cube ले लिया हमने कॉमन, आपके पास बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 4 cos स्क्वायर थीटा। तो एक cos स्क्वायर चला गया, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, सो दैट इज P by 4 pi epsilon naught r cube। सो दिस इज माय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी ने पूछा कि हाउ मच इज दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा फाई रिजल्टेंट के साथ, तो देखो tan phi is given by P sin theta by 4 pi epsilon r cube गया, तो आपके पास बचा क्या, देखो ये by 4 pi P by 4 pi गया, तो sin theta by 2 cos theta ही बचा ना, so that is tan phi is half of tan theta by 2, तो ये होगा tan phi का वैल्यू, tan phi equals to tan theta by 2। तो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। आपको बेसिकली ये कंपोनेंट्स याद रखोगे ना, दैट इज इनफ। और ये कहां से आया, जब आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली पता है तो इस तरीके से आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड्स निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर आपके पास एक डाइपोल है जहां पे यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये इसके सेंटर से किसी r डिस्टेंस दूर आपको डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना है। तो अब हम कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। अब इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी मैं एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं ना, वो डाइपोल के डायरेक्शन से एंगल कैलकुलेट कर रहा हूं, इस डायरेक्शन से नहीं। मतलब डाइपोल अगर इस डायरेक्शन में, उससे थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो आप हमेशा डाइपोल के रेस्पेक्ट में एंगल देखिएगा, ये एक गोल्डन रूल है जो आपको अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए।
तो माइनस क्यू प्लस क्यू एंड दिस बिकम्स थीटा। अब अगर मैं बात करूं कि हाउ मच इज दिस डिस्टेंस एंड हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, मुझे अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ जस्ट सी कि अगर मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड कर दिया और यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। सिमिलरली मैंने यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दिस लेंथ इज a, दिस लेंथ बिकम्स a cos थीटा, मतलब यहां से लेके यहां तक दिस डिस्टेंस। सिमिलरली दिस लेंथ बिकम्स a cos थीटा। कैसे? दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, दिस लेंथ इज a cos थीटा। तो कैन वी से फॉर वेरी स्मॉल एंगल, मतलब अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो लेट्स से ऐसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो अगर आप यहां पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो दिस लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दिस लेंथ, बिकॉज यहां का डिस्टेंस बहुत छोटा है, दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, तो आप मान सकते हो ना दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो वी कैन एज्यूम कि दिस लेंथ इज इक्वल टू हियर टिल हियर, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, ठीक है। अगर आपने ये मान लिया तो उसके अकॉर्डिंग दिस डिस्टेंस इज r एंड दिस इज r प्लस a cos थीटा, तो वी कैन से दिस इज r प्लस a cos थीटा। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक, तो अगर ये r है तो ये a cos थीटा है, तो दिस बिकम्स r माइनस a cos थीटा। सो ये दोनों डिस्टेंस आपका आ गया, एक है r प्लस a cos थीटा और एक है r माइनस a cos थीटा। तो इस प्लस q चार्ज की वजह से यहां का पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल विल बी 1 by 4 pi epsilon naught q by r minus a cos थीटा, प्लस होना चाहिए बट प्लस, अच्छा प्लस करके माइनस q by 4 pi epsilon naught, अच्छा ये ब्रैकेट में है, ठीक है, r प्लस a cos थीटा। ये हो गया मेरा टोटल पोटेंशियल। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो q by 4 pi epsilon naught ले लेते हैं कॉमन, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 by r minus a cos थीटा माइनस 1 by r plus a cos थीटा। तो r plus a cos थीटा ऊपर माइनस r plus a cos थीटा ऐसे रहा, और नीचे बन गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये तो रह गया q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रह गया। देखो r प्लस r गया तो आपके पास बचा 2a cos थीटा, और नीचे में देखो r स्क्वायर a छोटा है, अगेन a इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, तो a स्क्वायर विल बी इवन स्मॉलर देन r स्क्वायर, एंड a स्क्वायर का cos स्क्वायर थीटा और छोटा हो गया, तो ये तो पूरी तरह से नेग्लिजिबल हो गया, तो ये बच गया आपके पास r स्क्वायर। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a cos थीटा बाय r स्क्वायर। तो दिस इज माय पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल को यहां पे क्या लिखेंगे? दिस वी कैन राइट एज p cos थीटा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। ये पोटेंशियल फंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, आप इसको तो हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर आप लोगों ने पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रख लिया ना, तो आपको मैं वो तरीका बता रहा हूं डिफरेंशियल कैलकुलस का, जिसकी वजह से आप 2 मिनट में इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हो, इक्वेटोरियल हो गया, एक्सियल हो गया, कोई भी पॉइंट का, ठीक है। तो देखो कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया, मैं इतना इरेज कर देता हूं और इतना रहने देता हूं। So you have got this dipole P, और इससे किसी r डिस्टेंस दूर
किसी थीटा एंगल पे आपको यहां का पोटेंशियल पता है, V इज इक्वल टू P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल पता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको याद है ना, जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड along x axis is given by minus dv by dx. Electric field along y axis was given by minus derivative of v upon partial derivative of y. Along z will be minus partial delta v upon partial delta y. इस तरह से हमने किया था, ठीक है। तो अगर मुझे इस डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, जिसको मैं कहता हूं दिस इज कॉल्ड माय रेडियल डायरेक्शन ER, तो ER निकालने के लिए मुझे इस डायरेक्शन का डेल्टा V और इस डायरेक्शन का डेल्टा R, ये लेंथ चाहिए। सो डेल्टा V बाई डेल्टा R अगर मैं करता हूं तो मुझे ER आ जाएगा। तो ER कैन बी रिटन एज, ठीक है, माइनस dV बाई dr, ये हो गया रेडियल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इस डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, जिसको हम कहते हैं ई थीटा और टेंजेंशियल भी कह सकते हैं ई थीटा, तो आपको चाहिए इस डायरेक्शन की dv और आपको ये लेंथ चाहिए। नाउ थोड़ा सा ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन का ये जो स्मॉल लेंथ है ना, वी कैन कंसीडर दैट एज dr, बट इस डायरेक्शन में अगर आप इसको ड्रॉ करते हो इस तरीके से, so if this angle is theta, you can call this a d theta, and this length is r, hence this length becomes r d theta. तो electric field along the tangential direction is given by minus dv by this length, which is r d theta. Wow. तो अब आपको समझ में आ गया, आपको पोटेंशियल फंक्शन पता है। पोटेंशियल फंक्शन को एक बार r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग रेडियल, एक बार थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टेंजेंशियल। कैसे देखो, डिफरेंशिएट करते हुए विद रिस्पेक्ट टू r, तो p cos थीटा, तो r स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो r का पावर -2, ठीक है। तो r का पावर -2 से क्या होगा, r टू द पावर -2 का डिफरेंशियल -2r -2 -1, दैट इज -2 बाई r क्यूब, यही हुआ ना। तो आप यहां पे लगा दो माइनस और ये माइनस, तो प्लस ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस 2p cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। देखो पोटेंशियल फंक्शन पता था, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मेरे को एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और थीटा टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में निकालना है, तो मुझे r को बाहर रख देते हैं, ठीक है, r को बाहर रखते हैं, पहले dv बाई डी थीटा करते हैं, dv बाई डी थीटा, तो cos थीटा का डिफरेंशियल होता माइनस साइन थीटा, तो माइनस और ये माइनस प्लस p साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है और एक r और मल्टीप्लाई, तो r क्यूब। तो ये बन गया टेंजेंशियल और ये बन गया रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। जस्ट डिफरेंशिएट करके आपको ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड 2 मिनट में आप कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको पोटेंशियल फंक्शन पता होना चाहिए। पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बस इतना ही ध्यान रखना। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, dr इस डायरेक्शन में, r d थीटा इस डायरेक्शन में, बस dv बाई dr इज रेडियल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, dv बाई r d थीटा इस टेंजेंशियल डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड, बस। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि अब हम डाइपोल के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो। एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, और आपको बस बताना है एट व्हाट एंगल द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल एक्सिस।
मतलब अगर ये डाइपोल है, इस डाइपोल से किस थीटा पे, मतलब हाउ मच इज दिस थीटा, सो दैट इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये है ई रेडियल और ई टेंजेंशियल, तो कितना थीटा पे होगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन। बट अभी 2 मिनट पहले हम लोगों ने एक इक्वेशन देखा था ना, tan phi इज इक्वल टू tan थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, ये आपको पता है क्यों? अभी अगर ये tan phi है, दिस एंगल इज phi, दिस इज 2p cos theta by 4 pi epsilon naught r cube, and this is p sin theta by 4 pi epsilon naught r cube, बस दोनों को डिवाइड किया तो मुझे पता चल गया tan phi इक्वल्स टू tan theta by 2, हमने ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इफ दिस इज phi, तो दिस वी कैन से इज phi, दिस इज 90 डिग्री कंडीशन गिवन है, तो वी कैन से थीटा प्लस phi इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो phi इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये एक रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन इसको यूज करेंगे बिकॉज दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी कंडीशन, तो tan ऑफ phi के जगह पे लिखेंगे 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा बाय 2, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा इज tan थीटा बाय 2, तो 2 इक्वल्स टू tan थीटा बाय cot थीटा, so that cot theta, so that is tan square theta is equal to 2 tan theta equals to plus or minus root 2, तो थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस tan इनवर्स रूट 2 इज द आंसर, ठीक है। सो जब भी tan थीटा का वैल्यू प्लस या माइनस रूट 2 होगा, प्लस और माइनस रूट 2 होगा, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन। ये एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको हमेशा यही पूछेगा कि डाइपोल के बताओ, इस डाइपोल के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, ठीक है। डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे जाके इस पॉइंट पे बताएगा कि अगर यहाँ पे क्यू चार्ज रख दिया गया तो बताओ उस क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगेगा। आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज गिव्स यू फोर्स, तो इतना सिंपल वाले क्वेश्चंस तो आप इजीली कर सकते हो। चाहे आप एचसी वर्मा के क्वेश्चन उठाओ, चाहे आप आयरोडॉप के क्वेश्चन उठाओ, इसके क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे डाइपोल के, until unless it's a non uniform electric field and सब कुछ, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट जहां पे आप डाइपोल की वजह से उसका फील्ड एंड पोटेंशियल निकालना सीखा था। अब हम देखते हैं डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। अब लेट्स अज्यूम कि मेरे पास ना एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ इस तरह से, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मैंने अपना एक डाइपोल रख दिया जो कि कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। दिस साइड इज माइनस क्यू, दिस साइड इज प्लस क्यू, एंड दिस एंगल इज थीटा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो थीटा है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ठीक है। डाइपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। आप हमेशा ये ध्यान रखना नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड डाइपोल का डायरेक्शन क्या है। तो अब व्हाट इज माय फोर्स एंड टॉर्क ऑन दिस डाइपोल, तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे इसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा विच इज QE, और एक फोर्स नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है विच इज अगेन QE। हमने बस मैग्नीट्यूड ले लिया। अब आप ध्यान से देखो, सॉरी, अगर आपने इस पे रखा और इसको आपने ऐसे कपल प्रोड्यूस करा तो रोटेट करता है, चाहे आप उसको थोड़ा सा एंगल पे ही पुश करें तो वो रोटेट करेगा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा।
how much is this component? So if this angle is theta, we can say this angle is also theta, corresponding angle. Similarly this angle is theta, तो this angle is also theta. ठीक है, अगर आप मेजर करोगे तो आपको दिख जाएगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो दिस विल बी थीटा एंड फिर उसके करस्पॉन्डिंग में दिस एंगल विल बी थीटा. सो दिस इज QE, सो दिस बिकम्स QE cos थीटा एंड दिस बिकम्स QE sin थीटा, और ये बन गया QE sin थीटा एंड ये बन गया QE cos थीटा. ये दोनों आ गया. तो अगर आप रिजल्टेंट देखोगे ना तो इस डायरेक्शन में QE sin थीटा, इस डायरेक्शन में QE sin थीटा, इस डायरेक्शन में QE cos थीटा, इस डायरेक्शन में QE cos थीटा. तो ओवरऑल फोर्स ऑन दिस सिस्टम इज जीरो. टोटल फोर्स इस सिस्टम पे जीरो ही है अभी भी. तो इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से मूव नहीं करेगा. क्या होगा, जस्ट बिकॉज कि दो अलग अलग पॉइंट्स पे फोर्स लग रहे हैं, ये दोनों टॉर्क जनरेट नहीं करेगा, बट ये दोनों कपल प्रोड्यूस करेगा, इसके अबाउट टॉर्क होगा. तो जस्ट बिकॉज सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा तो सेंटर ऑफ मास बिकम्स माय रोटेशनल एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट एक फोर्स इधर लगेगा रोटेट कराने के लिए और एक फोर्स इधर लगेगा इसको रोटेट कराने के लिए. तो एक टॉर्क इस डायरेक्शन में, एक टॉर्क इस डायरेक्शन में. दोनों का जो टॉर्क का डायरेक्शन है ना वो क्लॉकवाइज है. तो पहला वाला जो टॉर्क है, लेट्स से दिस इज टाउ 1 एंड दिस इज लेट्स से टाउ 2. तो टाउ 1 इज this force into this distance, so QE sin theta, this is force into distance is A, and tau 2 is QE sin theta, this force into A. तो total torque कितना हो गया, total torque is tau 1 plus tau 2, that is 2Q A E sin theta, and we can call this as दिस इज P, तो P E sin थीटा. अब हमारे पास टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हम इसको लिखेंगे टॉर्क वेक्टर इज P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर. तो टॉर्क कुछ इस फॉर्मूले से आएगा. आप जनरली P E sin थीटा यूज कर सकते हो, और जो भी टॉर्क है, जो भी P है ना, वो हमेशा किसके तरफ मुड़ना चाहेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. ऐसा क्यों होगा, देखो आप ऐसा समझो, ये मेरा हाथ का ऐसे कर्वेचर है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहां पे रख देते हो तो हमेशा नीचे इधर क्यों आ रहा है. ठीक है, देखो आप हमेशा नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ आ गया. आप गौर से अगर देख रहे होगे तो ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है, क्यों आ रहा है, बिकॉज ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है एंड दिस इज माय स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. यहाँ पे स्टेबल है, ऑल्दो अगर मैं यहाँ पे छोड़ दूं, यहाँ पे रहेगा ऐसे स्टेबल है, हल्का सा भी मैं इसको डिस्टर्ब कर दूंगा तो ऐसे नीचे गिर जाएगा. आप ऐसे देखिए ध्यान से कि वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, बट जैसे ही मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा ये गिरेगा, नीचे कहीं चला जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और ये इस पोजीशन जहां पे एकदम फ्लैट सरफेस है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, बिकॉज यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इधर भी रखा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पे भी रखा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है. तो अगर ऐसा कोई इक्विलिब्रियम जहां पे उसको मैं छोड़ दूं तो वापस अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. अगर किसी इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब कराऊं और वो वापस कभी ना आए, दैट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. और जब भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपना पोजीशन चेंज करो तो जो नया पोजीशन है वही इक्विलिब्रियम पोजीशन हो, तो उस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम को कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, मैंने इसको इस तरह से हैंग किया, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है एग्जैक्टली. मैंने जैसे ही इसको ऐसे डिस्टर्ब करके छोड़ दिया, ये घूम के वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ गया, मतलब इनिशियल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ. सो दिस इक्विलिब्रियम विल बी कॉल्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम. अब हम इसको नीचे से पकड़ लेते हैं ऐसे. नाउ दिस इज आल्सो एन इक्विलिब्रियम, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, बट जैसे ही मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ये वापस अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं गया. सो दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन. और अब मैं इसको सेंटर ऑफ मास पे पकड़ लेता हूं यहाँ पे. अब देखो दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, मैंने ऐसे रोटेट कर दिया, दिस इज एन इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये सारे पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो इस केस में ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाता है. तो डाइपोल के केस में क्या होगा, देखो कि अगर ये सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर आप किसी डाइपोल को इस तरह से रखोगे, इसका मतलब है यहाँ पे है माइनस चार्ज और यहाँ पे है प्लस चार्ज. तो क्या होगा, ये डाइपोल में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना,
इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE, तो टोटल नेट फोर्स विल बी जीरो एंड द नेट टॉर्क विल आल्सो बी जीरो। नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों ही जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि एकदम और एक्सिस के थ्रू ही दोनों फोर्स पास कर रहे हैं, उस एक्सिस के थ्रू पास करे तो वो टॉर्क का इफेक्ट नहीं है, रोटेट नहीं करेगा, ऐसे ही एज इट इज रहेगा। इसको हल्का सा ऐसे रोटेट कर दोगे ना तो ये फोर्स वापस से इसको घुमा के टॉर्क में वापस अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लेगा। मतलब इसको अगर हल्का सा इस इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिया तो घूम फिर के फिर वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ऐसे आ जाएगा। सो दिस इज माय स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब डाइपोल को इस तरह से रख दूं, तो अब देखो यहाँ पे है प्लस क्यू चार्ज, इधर है माइनस क्यू चार्ज, तो जैसे हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे ना तो ये तुरंत ऐसे घूम के इस साइड पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके से ये हमेशा अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम के तरफ ही मुड़ना चाहिए। तो जो डाइपोल है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ 0 डिग्री एंगल बनाना चाहता है, बिकॉज दैट 0 डिग्री एंगल इज द लीस्ट पोटेंशियल पॉइंट फॉर दैट पार्टिकल। हमेशा लीस्ट पोटेंशियल पॉइंट पे ही स्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, एंड हाईएस्ट पोटेंशियल पॉइंट पे, मतलब ऐसा कोई इक्विलिब्रियम जहां पे हाईएस्ट पोटेंशियल हो वो हमेशा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। ये सब कुछ जब हम सेंटर ऑफ मास और मोमेंटम कंजर्वेशन, वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर्स करते हैं तब हम इन सबको डिटेल में देखते हैं, बट उसका मैंने वीडियोस बनाए नहीं है, तो विल डू इट लेटर। तो ये रहा मेरा टॉर्क। अब अगर कोई आपसे कहे कि लेट्स से ये एक डाइपोल है जिसका यहां पे माइनस क्यू चार्ज और यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, और इस पे मास m और इधर भी मास m है। इसको अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में से रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, तो ये तो स्टेबल है। जैसे ही इसको हल्का सा थीटा एंगल डिस्टर्ब करोगे ये ऐसे SHM एग्जीक्यूट करेगा। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट SHM? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने SHM को अच्छे से किया था, को पता होना चाहिए कि किस तरह से हम SHM निकालते हैं, जो 11th के वीडियोस में अगेन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जब भी हम SHM में ओमेगा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो हमेशा पार्टिकल को सबसे पहले ये इमेजिन करना होता है कि क्या ये पार्टिकल एंगुलर SHM एग्जीक्यूट करेगा या लीनियर SHM एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर एंगुलर SHM एग्जीक्यूट करेगा तो पहले उसको हल्का सा थीटा एंगल से डिस्टर्ब करो और देखो कि हल्का सा थीटा एंगल से, तो जैसे ही मैंने इसको थीटा एंगल से इसको डिस्टर्ब कर दिया तो उस वक्त देखो कि उसके ऊपर टोटल टॉर्क कितना लग रहा है। तो हमें पता है जो टॉर्क लगेगा दैट इज P E sin थीटा, बट मैंने पहले ही कहा कि बिल्कुल हल्का सा थीटा एंगल से डिस्टर्ब करना है, इसलिए व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 टॉर्क बिकम्स P E थीटा, बिकॉज आपको पता है व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा टेंड्स टू थीटा। इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन sin थीटा के एक्सपेंशन से आता है, जो मैथमेटिकल टूल्स में मैंने कराया या कराऊंगा। So torque equals to PE theta. Now आपको हमेशा क्या करना है? This torque should be equals to moment of inertia times alpha. Torque should always be equal to moment of inertia time alpha. तो moment of inertia क्या है? दो पार्टिकल ही तो है, तो ma स्क्वायर प्लस ma स्क्वायर, तो 2ma स्क्वायर अल्फा इक्वल टू PE थीटा। PE कितना है? 2qa E time theta. So alpha can be written as 2qaE by 2ma square theta. A gets cancelled out, 2 gets cancelled out. So alpha can be written as QE by ma times theta. और आपको पता होता है कि हमेशा जो थीटा का कोफिशिएंट है यही हमेशा ओमेगा स्क्वायर होता है। So angular frequency is given by root under QE by MA. So this is my omega. ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जा चुका है। आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अब पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ट्रिकी है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए लेट्स से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस डायरेक्शन में,
दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास ऑलरेडी डाइपोल ना इस डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, वो हमेशा इधर ही रहना चाहता है। आपको अगर इस डायरेक्शन में मूव करना तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में हमेशा रहेगा, आपको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहता है वहां से उसको उठा के कहीं और ले जाने में आपको वर्क करना पड़ता है। तो अगर आप उसको लेट्स से किसी थीटा एंगल पे है और उसको डी थीटा एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? दैट वर्क विल बी, तो dw इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क जो हम एक्स्ट्रा करेंगे तो आप वही टॉर्क लगाओगे जितना टॉर्क सिस्टम लगा रहा है, तो सिस्टम के अगेंस्ट आपको उल्टा टॉर्क लगाना है, ठीक है। तो आपका टॉर्क और थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए टी डी थीटा। तो जो भी वर्क करोगे वही आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो टॉर्क कितना लगाना पड़ेगा? अगर सिस्टम पीई साइन थीटा टॉर्क लगाता है तो आपको भी पीई साइन थीटा टॉर्क ही लगाना पड़ेगा। सो डी यू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक? अब ध्यान रखना, डाइपोल के केस में इस पोटेंशियल एनर्जी स्टेट को जीरो नहीं मानते हैं, इस पोटेंशियल एनर्जी स्टेट को जीरो नहीं मानते हैं। 90 डिग्री पे जब रहता है, जब डाइपोल 90 डिग्री पे रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, इस पोटेंशियल एनर्जी को जीरो पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं। दिस इज द हाईएस्ट पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, दिस इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट एंड दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो आप कभी ये मत करना कि जब एंगल थीटा जीरो है तभी जीरो पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है, तो फॉर्मूला वैसे नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो हमने कहा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री then my potential energy is then my potential energy is zero, when theta is theta my potential energy is u। तो ये हो गया u minus zero is equal to pe sin theta का इंटीग्रल, pe with a minus sin cos theta। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे 90 डिग्री से लेके थीटा तक। तो u becomes, potential energy becomes minus pe cos theta minus cos of 90 डिग्री। cos of 90 जीरो होता है, तो minus pe cos theta is my potential energy। potential energy is scalar quantity, जिसको कह सकते हैं minus p vector dot e vector। अब cos जीरो का वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब है जब वो इस तरीके से स्टेबल इक्विलिब्रियम में है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज माइनस पीई, वही उसकी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है। जब वो 90 डिग्री पे है तो cos 90 का वैल्यू जीरो, तो जीरो है। जब वो 180 डिग्री पे है तो cos 180 इज माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पीई पोटेंशियल एनर्जी स्टेट है। तो इस तरीके से आपको हर अलग अलग एंगल्स का पोटेंशियल एनर्जी निकालने को दे सकता है। सो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी डाइपोल। यहां तक का जो कंसेप्ट है वो जेई और नीट और सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके आगे जो भी मैं करा रहा हूं वो शायद कभी ना आए किसी भी एग्जाम में, कभी भी नहीं आएगा। बट अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग प्लीज इसको देखिए, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पे लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं मुझे, ठीक है, देकर के आप जा सकते हैं। इसमें आप लोगों को कुछ दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो और उस नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में अगर एक डाइपोल को रख दिया जाए तो उसके ऊपर, जैसे यूनिफॉर्म में रखा तो टोटल फोर्स तो कैंसिल आउट हो गया, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा जाए तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है, तो देखते हैं। बट उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा सवाल, अगर सपोज करो मैंने आपसे इस तरीके से कहा कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको बेसिकली बताना है इन केसेस में, इन तीनों सिचुएशन में
फर्स्ट केस में दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। तो बताना है VA और VB में कौन सा बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A और इलेक्ट्रिक फील्ड एट B में से कौन बड़ा होगा। इसमें बताना है VA और VB में कौन बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A और इलेक्ट्रिक फील्ड एट B में से कौन बड़ा होगा। सेम VA और VB में कौन बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट B में से कौन बड़ा होगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो जब भी ऐसे सवाल पूछाते हैं पोटेंशियल, तो हम डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखेंगे, हम देखेंगे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा कंसेप्ट समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब है यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज होगा और इधर कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आ रहा है, तो VA इज ग्रेटर देन VB। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के केस में हम हमेशा देखेंगे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस कहां ज्यादा है, तो यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। सिमिलरली इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टिल फ्लोइंग फ्रॉम A टू B, तो VA इज ग्रेटर देन VB, बट यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी सेम है, तो इस केस में वो इक्वल होगा। और इस केस में तो आपको समझ में आ गया होगा, अभी भी VA इज ग्रेटर देन VB, बट इस केस में यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ की डेंसिटी कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट B। तीसरा एक छोटा सा कंसेप्ट और ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे पूछा क्या ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है, क्या ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉसिबल है, तो आंसर इज नो, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है ना, जो एंगुलर सेपरेशन वाली बात थी, तो कहीं ना कहीं से जनरेट होगा, तो इनका जो एंगुलर सेपरेशन है वो बिल्कुल ही अलग अलग है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज आप यहां से यहां तक जाओगे ना, तो वर्क डन भी सेम नहीं होगा। क्यों, देखो इस पाथ में जब किसी पार्टिकल को आप लेके जा रहे हो, तो जितना सपोज करो आप A B C D इन चार इस तरीके से ले जा रहे हो, तो जितना वर्क आपने यहां से यहां किया उतना ही वर्क यहाँ को नेगेटिव, मतलब जब इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये पॉजिटिव वर्क हुआ तो इस डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव वर्क, तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। फिर यहां से यहां गया तो यहां से यहां कैंसिल हो गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, कैंसिल हो गया। व्हाट अबाउट दिस BC पाथ एंड DA पार्ट, तो जब पार्टिकल B टू C जा रहा है, जितना वर्क हो रहा है, क्या B टू A में उतना वर्क होगा, नहीं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बट यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस कम है, तो जितना वर्क यहाँ होगा इतना वर्क यहाँ पे नहीं होगा। इसका मतलब है अगर एक पार्टिकल यहां से लेके यहां तक ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आ जाए, तो इसका मतलब है उसका टोटल वर्क डन जीरो नहीं हुआ, और टोटल वर्क डन जीरो नहीं हुआ उसका मतलब है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड नहीं है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो इस लॉ को वायलेट कर रहा है, इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। और आप दूसरा एंगुलर सेपरेशन के तरीके से भी सोच सकते हैं कि अगर एक फील्ड लाइंस ऐसे निकलते, दूसरी फील्ड लाइंस ऐसे निकलते, तीसरी, तो इनके बीच का ये जो गैप है ना, ये हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ये गैप एक सर्टेन पॉइंट पे कभी बड़ा छोटा नहीं हो सकता। ओके, एनीवेज, तो ये हो गया। अब हम आते हैं फोर्स ऑन ए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो लेट्स से मेरे पास ना ऐसे कुछ मेरे पास ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में मेरे पास एक डाइपोल है, जहां पे इस तरीके से रखा हुआ है, दिस इज -q एंड दिस इज +q। अगर इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस पॉइंट पे ऑब्वियसली माय इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर देन दिस, एंड बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो वी कैन से E प्लस डेल्टा E इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इसके तरफ इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा, दिस फोर्स विल बी Q टाइम्स ऑफ E प्लस डेल्टा E, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स होगा दैट विल बी Q टाइम्स ऑफ E। तो resultant force, if resultant will be F minus F dash, that is QE plus delta E minus QE। तो आपको पता चल गया जो resultant force है that is Q into delta E। अब ध्यान से देखो, अगर इस डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा x कहते हैं, अगर ये डिस्टेंस डेल्टा x है, तो हम डेल्टा x से
डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों चीज कर देते हैं, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों चीज कर दिया, तो वी कैन से q into delta x distance between the charge into charge gives you dipole moment p into delta e by delta x. ओके, इसको थोड़ा सा और बेटर लिखते हैं कि अगर किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में किसी को रख दिया जाए, वहां पे एक छोटा सा डाइपोल रख दिया जाए, तो P, सो फोर्स इक्वल्स टू P dE by dx या dr, जो भी मतलब उसके अलाउंड जो भी डिस्टेंस होगा, तो ये आप लिख सकते हो, dx भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, dx लिखो अगर आपको कंफ्यूजन है तो dE by dx, सो दैट बिकम्स माय फोर्स. तो किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा इतना फोर्स लगता है. अब इंटरेस्टिंगली देखो, अगर आपके पास एक डाइपोल है P1 और आपके पास दूसरा डाइपोल है P2, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस अगर r है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? तो सबसे पहले बताओ कि किसी भी r डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी P1 की वजह से एक्सियल पॉइंट पे? हमें पता है 2p by 4 pi epsilon naught r cube, ये होता है किसी भी एक्सियल पॉइंट पे, और यहां पे ये बन जाएगा P1 बिकॉज इसकी वजह से यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, तो यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल गई. तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो फोर्स विल बी P2 into d इलेक्ट्रिक फील्ड by dr, so that is my force. ये देखो अभी 2 मिनट पहले निकाला हुआ है, so that becomes P2 टाइम्स इसका डिफरेंशियल. इसका डिफरेंशियल क्या होगा? इसका डिफरेंशियल होगा r to the power -3, तो -6 P1 by 4 pi epsilon naught r to the power 4, तो -6 P1 P2 by 4 pi epsilon naught r raised to the power 4, this is my force. और ये जो माइनस साइन है ये सिग्निफाई करता है, देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आप फोर्स इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट कर सकते हो. अब देखते हैं लास्ट डाइपोल का लास्ट टॉपिक, कि सपोज करो आपको किसी ने बोला कि ये एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, डिस्क, ठीक है, मतलब आप ऐसा समझो कि एक तरह का डिस्क है, ठीक है, इस डिस्क को इधर नेगेटिवली चार्ज कर दिया यूनिफॉर्म डेंसिटी से विथ -q, और इधर आपने चार्ज कर दिया विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ +q, ठीक है, +q. रेडियस इज r दोनों साइड का. तो बताना है व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट. अगर आपसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिकली लगाना है कि इनका सेंटर ऑफ मास टू सेंटर ऑफ मास, अगर ये डिस्क चार्ज डिस्क यहाँ पे चार्ज मास होता, यूनिफॉर्मली मास होता, यूनिफॉर्म मास होता, तो आप उसका सेंटर टू सेंटर ऑफ मास निकालते, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इस सेमी डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? इन दोनों सेमी डिस्क के सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू सेमी डिस्क का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, q इनटू वो डिस्टेंस ही आपका डाइपोल मोमेंट होगा. तो आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक रिंग, ऐसे रिंग होती है, तो इस रिंग का सेमी रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है कहां पे? दिस डिस्टेंस इज गिवन बाय 2r by pi पे, ठीक है. अगर ये एक डिस्क है, सेमी डिस्क, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे होता है? 4r by 3 pi पे, ठीक है. अगर ये एक होलो स्फीयर होता है, होलो थीन शीट होती है, मतलब थीन, एकदम थीन मान लीजिए आप इसको, ऐसे थीन, ऐसा कुछ थीन सा मान लीजिए, तो इसका सेंटर कहां पे होता है? r/2 पे होता है. और अगर ये एक सॉलिड की तरह होता, सॉलिड होता,
अगर सॉलिड होता तो 3r/8 पे होता है, 3r/8। किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे होता है, सो लेट्स से दिस इज L/2 पे ही होता है। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, तो ये डिस्क है, डिस्क का होता है 4r/3, तो दिस डिस्टेंस इज 4r/3 पाई, सॉरी, तो दिस डिस्टेंस इज आल्सो 4r/3 पाई। तो आप डाइपोल मोमेंट लिखोगे Q इंटू 8r/3 पाई, सो दिस बिकम्स योर डाइपोल मोमेंट फॉर दिस कॉम्बिनेशन। किसी ने आपसे पूछा कि लेट्स सपोज करो ये एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके ऊपर क्यू चार्ज है, सॉरी इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। दिस लेंथ एंड टू एंड इज L और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ऑब्वियसली दिस लेंथ इज L/2 बिकॉज दिस इज L/2, दिस डिस्टेंस विल बी L/4 और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा L/4, तो ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस विल बी L/2, तो डाइपोल मोमेंट विल बी Q इंटू L/2। अगर उसने ऐसा रिंग दे दिया, बोला कि भैया ये रिंग है और इधर कर दिया नेगेटिव चार्ज और इधर कर दिया पॉजिटिव चार्ज, एकदम हाफ हाफ, तो बताओ इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा? इसका डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में होगा विथ अ डाइपोल मोमेंट वैल्यू ऑफ P इक्वल टू Q इंटू जो भी इसका Q1 माइनस Q दिया हुआ है, Q इंटू 2 times of this distance because 2r/pi, 2r/pi, 4r/pi, this becomes the dipole moment। तो इस तरीके से आप इन सब का डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। तो जैसे अब इस डाइपोल मोमेंट के हर एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेलल प्लेट्स, उसके ऊपर चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग कैपेसिटर्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम पहले जाएंगे रेजिस्टेंस सर्किट की तरफ, मतलब करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी पहले करेंगे। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से हम अपना बेसिक कंसेप्ट्स और मतलब बेसिकली चार्ज फ्लो, करंट फ्लो, पोटेंशियल, किरचॉफ्स लॉ, ये सारे लॉज सीखेंगे कि सर्किट थियरी क्या होती है, पूरा सर्किट थियरी समझेंगे। एक बार सर्किट थियरी कंप्लीट होगी फिर हम वापस आएंगे कैपेसिटर्स में, बिकॉज कैपेसिटर्स में क्या होता है कि कुछ पोर्शन रेजिस्टेंस का भी होता है, तो रेजिस्टेंस अगर आपको एक बार समझ में आ जाए कैसे काम करता है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो आप कैपेसिटर्स को अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप HC वर्मा के तो सारे क्वेश्चंस कर डालिए, ठीक है, और पास्ट जेई के पेपर्स, और अगर आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एम्स एक्सप्लोरर नाम की बुक है, एम्स के सारे क्वेश्चंस और नीट के सारे क्वेश्चन जो भी पास्ट में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिए, और कोई भी डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।